हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मैंने चैप्टर 5 तक आपका एमसीक्यू सीरीज करवा दिया है। नहीं देखे होंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और आप जाइएगा, यूट्यूब खोलिएगा तो यूट्यूब में आपको मिलेगा, जैसे ही सर्च मारिएगा माही सर क्लास 8 साइंस एमसीक्यू सीरीज़, तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ से जाइएगा तो होम पेज मिलेगा। होम पेज के बाद आपको मिलेगा वीडियोज़ के बाद उधर देखिएगा दाएं तरफ प्लेलिस्ट बना रहेगा, तो वहाँ पर जब प्लेलिस्ट में क्लिक करिएगा तो आपको क्लास 8 का एमसीक्यू सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगा। वहाँ से आप बाकी सभी लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, या तो फिर मैं चैप्टर वाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी जा कर के विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 में बढ़ते हैं, जो कि पहले टॉपिक का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है बल एवं दाब। तो जाहिर सी बात है कि इस चैप्टर में हम लोग बल के बारे में अध्ययन करेंगे और दाब के बारे में। जितने भी इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने सारे क्वेश्चन को ऐड कर लिया है। चलिए पहला क्वेश्चन बोलता है कि बल का इकाई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है मीटर और ऑप्शन डी है सेकेंड। तो देखिए बल का जो इकाई मात्रक होता है आपका होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है वस्तु को धकेलना या खींचना। अगर कोई वस्तु यहाँ पर मान लेते हैं, एक वस्तु है, एक आदमी यहाँ पर है, तो इस वस्तु को धक्का दे रहा है या तो अपनी तरफ खींच रहा है, तो वस्तु में कुछ ना कुछ तो विस्थापन होगा। तो वस्तु को धकेलना या खींचना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है कार्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु को धकेलना या खींचना क्या कहलाता है आपका बल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। 3 है बल किस प्रकार की राशि है। तो बोल रहा है बल कैसा प्रकार का राशि है, सदिश, अदिश, भौतिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बल जो होता है आपका सदिश राशि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब देखिए सदिश राशि किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि जिसका परिमाण भी होता है, परिमाण भी होगा और साथ साथ में दिशा भी होता है, उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। परिमाण भी हो और दिशा भी। जैसे कि अगर आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं तो कुछ ना कुछ तो बल लगाते होंगे। जैसे मान लेते हैं कि 5 न्यूटन बल लगा, तो ये बल किधर लगाए आप, पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर या फिर दक्षिण। तो वहाँ पर दिशा भी तो निर्धारित है ना। तो यानी कि ये जो 5 मैंने बोला, 1 2 3 4 5 6, इस तरह कोई भी संख्या रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं परिमाण। तो परिमाण है बल का, और साथ में दिशा भी है कि पूरब दिशा में लग रहा है कि पश्चिम की, उत्तर की, दक्षिण। तो जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बल आपका सदिश राशि हो जाएगा। जबकि अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं कि 1 kg भार किसके बराबर होता है। जो 1 kg होता है तो 1 kg को उठाने में आपका कितना बल लगता है। तो फॉर्मूला पढ़ेंगे F बराबर mg गुरुत्वीय बल का। तो कितना यहाँ पर दे रखा आपका 1 kg, तो m के जगह पर 1 बैठाएंगे। और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8, तो कितना हो जाएगा 9.8। और यहाँ पर न्यूटन में दे रखा तो न्यूटन लगा देंगे, तो 9.8 न्यूटन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा उत्तर वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बल क्या कर सकता है। ऑप्शन ये बोल रहा है वस्तु की गति को बढ़ा सकता है। जी हाँ, अगर हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाएंगे तो जी हाँ बिल्कुल उसका गति बढ़ सकता है। ऑप्शन बी वस्तु की गति को घटा सकता है। हाँ, बल लगा करके आप उस वस्तु की गति को भी कम कर सकते हैं। ऑप्शन सी वस्तु का आकार बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। बोतल है, बोतल के ऊपर बल लगाइए तो वो चपटा हो जाएगा। तो तीनों हो सकता है, गति भी बढ़ा सकते हैं, गति को घटा सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं, वस्तु की दिशा को भी बदल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी अनावेशित वस्तु, मतलब एक चार्ज ऑब्जेक्ट है तो दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर, दूसरे अनावेशित वस्तु पर क्या करती है, वो धकेलती है, खींचती है, कुछ नहीं करती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है, यानी कि खींचती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को क्या करती, खींचती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खींचती है। क्वेश्चन नंबर 7 है गिरती हुई किसी वस्तु में कौन सा बल लगता है। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा बल लगेगा, मांसपेशीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर घर्षण बल। तो गिरती हुई वस्तु पर हमेशा याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा संपर्कित बल का उदाहरण है? संपर्कित बल किसे कहते हैं? तो जब दो वस्तु आपस में संपर्क में होकर के बल लगाते हैं उसे हम लोग कहते हैं संपर्कित बल। तो कौन सा बल है, उदाहरण है जो कि आपका संपर्कित बल का है? तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, ये संपर्कित नहीं। ऊपर से नीचे, तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता कि धरती उसको ऊपर वहीं पर जा कर के पकड़ करके ले आई। धरती यहाँ पर है और वस्तु ऊपर से गिर रहा है, तो ये असंपर्कित बल हो जाएगा। स्थिर वैद्युत बल, ये भी आपका असंपर्कित बल का उदाहरण है। घर्षण बल, हाँ, ये क्या होता है कि बॉल वगैरह देखते हैं कि धरती में सट करके चलता है, यानी कि घर्षण बल आपका संपर्कित बल का उदाहरण है। चुंबकीय बल भी लगता है तो आपका दूर से ही लगता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संपर्कित बल में। बाकी गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल, ये जो तीनों बल हैं आपका असंपर्कित बल का उदाहरण है। असंपर्कित बल, असंपर्कित बल, असंपर्कित बल, बल्कि ये जो है घर्षण बल, ये आपका संपर्कित बल का उदाहरण है। मांसपेशीय बल भी आपका क्या हो जाएगा? संपर्कित बल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर बल लगाती, मतलब चिपक करके बल लगाएगा एक वस्तु दूसरे वस्तु से, तो कौन सा बल कहलाएगा? ऑप्शन ए संपर्कित बल, ऑप्शन बी असंपर्कित बल, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? संपर्कित बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा असंपर्कित बल का उदाहरण है? असंपर्कित बल क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से बिना बिना चिपके हुए, यानी कि कुछ दूरी से ही बल लगाते हैं। तो घर्षण बल नहीं, ये तो धरती में चिपक करके चलता है, तो घर्षण बल तो संपर्कित बल का उदाहरण है, जबकि ये असंपर्कित बल पूछा है। मांसपेशीय बल, ये भी संपर्कित बल का उदाहरण है, तो ये दोनों नहीं होगा। चुंबकीय बल, ये दूर से लगता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो असंपर्कित बल का उदाहरण क्या क्या हो गया? आपका चुंबकीय बल हो गया, और याद रखिएगा स्थिर वैद्युत बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, गुरुत्वीय बल हो गया, ये सभी आपका असंपर्कित बल का उदाहरण है। जबकि घर्षण बल, मांसपेशीय बल, ये सब जो हो गया आपका संपर्कित बल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता, मतलब दूर से ही बल लग रहा है, तो कौन सा बल हो जाएगा? ऑप्शन ए संपर्कित बल, ऑप्शन बी असंपर्कित बल, ऑप्शन सी संतुलित बल, ऑप्शन डी असंतुलित बल। तो क्या हो जाएगा? दूर से ही लगेगा तो आपका असंपर्कित बल हो जाएगा करेक्ट आंसर, और एकदम संपर्क में आके बल लगाएगा तो संपर्कित बल। भौतिक संपर्क में आके बल लगाएगा तो संपर्कित बल, और दूर से ही लगाएगा तो असंपर्कित बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि वस्तु पर लगने वाले बल का परिणामी बल का मान शून्य हो, अगर रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल का मान कितना आता है? 0, तो कौन सा बल होगा? संतुलित बल, असंतुलित बल, संपर्कित बल, असंपर्कित बल। तो इसमें हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ये संतुलित बल। अब याद रखिएगा संतुलित बल में क्या रहता है? अगर वस्तु गति अवस्था में है तो वो हमेशा वही अवस्था में रहेगा, गति में। अगर वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है, तो हमेशा विराम में ही रहेगा, याद रखिएगा। और अगर वस्तु मतलब जिस अवस्था में रहती उसी अवस्था में रहती, किसमें? संपर्कित बल में, सॉरी संतुलित बल में। जबकि असंतुलित में क्या होती है कि वस्तु का अवस्था जो होता है वो बदल जाता है। जैसे कि वस्तु पहले 20 के स्पीड में चल रही थी, तो अब वहाँ पर वस्तु 40 के स्पीड में चलने लगी। क्यों? तो उसके ऊपर कुछ बाहरी बल लगा होगा, तो वो असंतुलित बल हो जाएगा। जबकि याद रखिएगा संतुलित बल का जो हमेशा परिणामी बल का मान होता है वो शून्य होता है। पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, जैसे कि ये हो गया हमारा प्यारा सा अर्थ, और ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रहा है अर्थ पर, तो कहाँ पर गिरती है? किनारे पर, कि केंद्र पर, कि कहीं नहीं, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए अब अर्थ का शेप कैसा होता है आपका, तो याद रखिएगा गोल, खैर पूरा तो गोल नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आप क्लास 8 में याद रख सकते हैं कि गोल ही होता है, स्फेयर शेप में होता है। तो कहाँ पर? एक गोले का केंद्र हर एक पॉइंट पर होता है। तो वस्तु अगर ऊपर से गिरेगी तो कहाँ पर जाके गिरेगी? वो पृथ्वी के किस जगह पर? केंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 5 kg मतलब 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कितना बल आरोपित करना पड़ता है? तो बैठा दीजिए फॉर्मूला पर, F बराबर mg। तो m के जगह पर 5 लिखेंगे और g की जगह पर 9.8। आप सरलता के लिए 9.8 को चाहेंगे तो 10 भी ले सकते हैं। तो 5 दहें कितना हो गया? 50 हो गया, यानी कि 50 न्यूटन लगेगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, घोड़े गाड़ी द्वारा
टांगा गाड़ी को खींचना, यानी कि घोड़े द्वारा जो टांगा गाड़ी, घोड़ा जो है टांगा गाड़ी को खींचता है, तो कौन सा बल का उदाहरण है? तो देखिए घोड़ा टांगा गाड़ी को खींच पाता है किसके कारण से? उसके अंदर ताकत रहती है, उस ताकत का प्रयोग करके। तो ऑप्शन ये चुंबकीय बल की, स्थिर वैद्युत बल की, मांसपेशीय बल की, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर घोड़ा जो है टांगा गाड़ी को अपना मांसपेशियों का प्रयोग करके खींचता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मांसपेशीय बल। क्वेश्चन नंबर 16 है, घर्षण बल वस्तु के गति के किस दिशा में लगता है? किस दिशा में लगता है? तो देखिए ये हो गया आपका सतह हो गया, तो यहाँ पर एक बॉल है, तो बॉल देखिएगा हमेशा जिंदगी भर चलते रहता है क्या? नहीं, कुछ देर के बाद वो क्या हो जाता है, बॉल रुक जाता है। क्यों? बॉल का अगर मान लेते मोशन का डायरेक्शन जो है, यानी कि गति का दिशा इधर है, तो यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा, यानी कि जो घर्षण बल लगेगा ना, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा घर्षण बल जो होता है वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है। और ये जो क्वेश्चन है आपका VVI है, ये एग्जाम में पूछता भी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चुंबक द्वारा लोहे की पिन को इकट्ठा करना। देखिएगा जो लोहा का छोटा 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 इस तरह पिन रहता है, तो क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए चुंबक को प्रयोग करते हैं। तो कौन सा बल का उदाहरण है? तो बहुत ही सिंपल है, चुंबकीय बल का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो एकांक क्षेत्रफल में बल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का फॉर्मूला याद रखिएगा, दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। इसका ईसाई मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका ईसाई मात्रक होता है दाब का पास्कल। क्वेश्चन नंबर 19 में वही है कि दाब का ईसाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, मीटर, पास्कल या फिर कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पास्कल हो जाएगा। ठीक है, दाब का ईसाई मात्रक पास्कल। अब देखिए दाब का फॉर्मूला क्या हो रहा था? दाब का फॉर्मूला था बल बटे क्षेत्रफल। अगर इसका ऐसे ही मात्रक निकालिएगा तो आपका निकलेगा बल का ईसाई मात्रक न्यूटन, बटे के बदले पर दे दिए साइन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर पास्कल इसलिए हुआ क्योंकि दाब के बारे में बच्चों बेसिल पास्कल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, तो उन्हीं के सम्मान में रख दिया गया पास्कल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, तरल पदार्थ का अर्थ क्या होता है? तरल पदार्थ का मतलब क्या समझते हैं आप? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है द्रव और गैस दोनों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्रव और गैस दोनों होता है। तरल का मतलब, फ्लूइड का मतलब दोनों होता है। फ्लूइड मतलब आपका आ जाता है लिक्विड भी आ जाता है और साथ में गैस भी आ जाता है। मतलब तरल का मतलब होता है द्रव और गैस दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 है, गहराई बढ़ने पर द्रव का दबाव क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक बोतल है, तो बोतल में देखिएगा कि गहराई जितना ज़्यादा नीचे रहेगा तो दबाव उतना ही ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा कि गहराई बढ़ने पर द्रव का दबाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बर्तन की दीवारों पर द्रव का दाब कैसा लगता है? जो बर्तन की दीवार है तो उस पर द्रव का दबाव कैसा लगता है? एक ही दिशा में कि ऊपर की ओर, की सभी दिशा में, कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा जो बर्तन के ऊपर में जो द्रव का दबाव होता है ना, वो सभी दिशा में एक समान रूप से लगता है। यानी कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही हो जाएगा, सभी दिशाओं में लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि द्रव का दबाव किस पर निर्भर नहीं करता है? बर्तन के आकार पर, बर्तन की आकृति पर, या फिर दोनों पर निर्भर नहीं करता है? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, बर्तन के आकार और आकृति दोनों पर द्रव का दबाव निर्भर नहीं करता, लेकिन याद रखिएगा गहराई पर आपका निर्भर करता है। गहराई बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा? दबाव बढ़ेगा, और गहराई कम होगा, याद रखिएगा कि गहराई बढ़ेगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि गहराई, अगर वस्तु का गहराई बढ़ेगा तो यहाँ पर आपका दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन आपका बर्तन के आकार, बर्तन कैसा, उसका आकार क्या, आकृति क्या, उस पर द्रव का दबाव निर्भर नहीं करता है। उसके आधार के क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता है। आधार का क्षेत्रफल पर भी जो दाब लगता है वो एक समान रूप से लगता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वायुमंडल के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? इजी सा सवाल कि वायुमंडल के द्वारा लगाया गया दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विपरीत आवेशों के बीच क्या लगता है? अलग अलग आवेश है, विपरीत आवेश है। ठीक है, ऑपोजिट आवेश है। जैसे कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज ले लिए और यहाँ पर नेगेटिव, तो दो अलग अलग आवेश है, क्या होता है? आकर्षण की प्रतिकर्षण होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होता, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण की प्रतिक्रिया होती है, जबकि अगर एक समान आवेश रहेगा तो एक समान आवेशों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। अलग अलग आवेश एक दूसरे को खींचेंगे और एक
जो सेम आवेश रहेंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर बढ़ते हैं कि दाब का सही सूत्र क्या है। तो आयतन बटा क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, द्रव्यमान बटे आयतन, या फिर कोई नहीं। तो इसको मैंने पहले ही बता रखा है, बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुएं से पानी खींचना कैसा बल का उदाहरण है। जो कुआं होता है, तो कुआं से जो हम लोग पानी खींचते हैं बाल्टी वगैरह के द्वारा, तो किस प्रकार का बल है। अब देखिए, खींच रहे हैं ना, तो खींचना कैसा बल होता है, अभिकर्षण होता है। जबकि उसको दूर जाना कैसा होता है, अपकर्षण। तो यहाँ पर बोल रहा है कि खींचना, तो क्या होगा, अभिकर्षण बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जब कंघी को सूखे बालों पर, इसको कंघी कर लीजिएगा। ठीक है, जब कंघी को सूखे बालों पर रगड़ा जाता है ना, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को खींच लेता। क्यों, किस बल के कारण, मांसपेशीय बल के कारण, स्थिर वैद्युत बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या फिर चुंबकीय बल के कारण। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थिर वैद्युत बल के कारण खींच पाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भार का इकाई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा, भार का इकाई मात्रक न्यूटन होता है, और बल का भी जो इकाई मात्रक होता है ना, वो न्यूटन होता है। दोनों का इकाई मात्रक न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, और 30 का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ही देना है कि गिरते हुए आम पर, जो आम गिरता है नीचे धरती पर, तो उस पर कौन सा बल लगता है। चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, मांसपेशीय बल, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसे करके दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा। अगर ये सही है तो ये लिखिएगा, 30 का बी सही है तो बी लिखिएगा, 30 का सी सही है तो सी लिखिएगा, और 30 का अगर डी सही है तो डी लिखिएगा। चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।